नमस्कार दर्शकों, हेल्थ फोर्टनाइट के एक और नए एपिसोड में आपका पुनः स्वागत है। और आज की चर्चा जो हम शुरू करने जा रहे हैं उसके पहले आचार्य सुश्रुत की कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। पहले मैं उसको अंग्रेजी में आपको बता देता हूँ। उसमें वे कहते हैं कि अ ग्रेट सर्जन इज़ वन हु possesses courage and presence of mind, a hand free from perspiration, tremorless grip of sharp and good instruments, and who carries his operations to the success and advantage of his patient who has entrusted his life to the surgeon। यानी कि इसमें वे बता रहे हैं कि जो एक अच्छा सर्जन होता है या एक महान सर्जन होता है उसमें क्या क्या गुण होते हैं। सबसे पहला गुण उसमें साहस होता है। दूसरा उसमें जो गुण होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड बताया है उन्होंने। तीसरा गुण उन्होंने बताया कि उनके हाथ जो होते हैं पसीने रहित होते हैं और ट्रेमरलेस यानी कि कांपते नहीं हैं। और इसके बाद वो बताते हैं कि उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और उन इंस्ट्रूमेंट्स की सहायता से वो बहुत सफल ऑपरेशंस को कैरी आउट करते हैं। तो मैं ये चर्चा क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे आज जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि जब ट्रेमरलेस की बात करते हैं या प्रिसीशन की हम जब बात करते हैं तो धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजी मेडिकल साइंस फील्ड में बढ़ी है उसका एडवांटेज अब हमको देखने को मिल रहा है रोबोट्स के रूप में। रोबोटिक सर्जरी अब इंडिया में धीरे धीरे अपने पैर पसार रही है इन द सेंस कि अब विकसित हो रही है। इसको आए हुए हालांकि कुछ समय ही हुआ है, लेकिन देश भर में काफ़ी सारे जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उसमें इसका प्रचलन शुरू हो गया है। पहले आपको याद होगा कि ओपन हार्ट सर्जरीज हुआ करती थी, फिर मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज़ की बात आई और अब धीरे धीरे हम रोबोटिक सर्जरी की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। तो आज इस फील्ड में हो रहे बदलावों, नए नए डेवलपमेंट्स के बारे में जानने के लिए हम उपस्थित हुए हैं प्रदेश के जाने माने कैंसर रोग विशेषज्ञ यानी कि ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अतुल समैया के साथ। अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और जैसा कि आप हमारे कार्यक्रम की भूमिका से समझ गए होंगे कि हम आज रोबोटिक सर्जरी के बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो रोबोटिक सर्जरी इनफैक्ट है क्या और कहाँ से शुरू हुई है, थोड़ा इसका बैकग्राउंड हमें बताएं। और बेसिकली रोबोट का जो उपयोग है, जैसा कि आजकल समाचार पत्रों में लगातार आता रहता है कि मानव को रोबोट्स रिप्लेस करते जा रहे हैं। पहले घर के रूटीन कामों के लिए रोबोट्स का उपयोग शुरू हुआ और धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी जब एडवांस होती गई, एआई का इसमें जब इंटीग्रेशन हुआ तो मेडिकल फील्ड में रोबोट्स आए। मेडिकल फील्ड में रोबोट सबसे पहले सिंपल रोबोट्स आए, जैसे ब्रेन की बायोप्सी के लिए एक रोबोट का उपयोग किया गया था ताकि जो बायोप्सी करते समय लोगों जो हाथ कांपते हैं या ट्रेमर्स होते हैं वो ना हो। जैसा कि आपने कहा कि ट्रेमरलेस सर्जरी होती है, तो उसको बाद में फिर प्रो रोबोट कहा गया, मतलब रोबोट डेवलप होने के पहले की स्टेज। वर्ल्ड में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जो प्रॉपर रोबोटिक सर्जरी है बेल्जियम में की गई थी 1997 में। उस समय जो गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय की थैली को रोबोट के माध्यम से निकाला गया था। पहले सभी को पता होगा कि सर्जरीज, ओपन सर्जरीज होती थी जब एक बड़ा चीरा लगता था, बड़े चीरे के माध्यम से कोई भी जो डिजीज ऑर्गन है या जो भी कोई बीमारी है उस टिश्यू को निकाला जाता था। पर धीरे धीरे उसको मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी या जो आम भाषा में जिसे लोग दूरबीन पद्धति कहते हैं, दूरबीन पद्धति ने उसको रिप्लेस करना शुरू किया। अब दूरबीन पद्धति का ही एक एडवांस फॉर्म रोबोटिक सर्जरी आ गया है, जहाँ पे दूरबीन पद्धति के कंसेप्ट को यूज करते हुए हम रोबोट्स के द्वारा सर्जरी करते हैं। तो वहाँ पे सर्जन जो होता है वो ऑपरेशन कर रहा होता है, बट उसका जो हैंड होता है, सर्जन का हैंड रोबोट होता है। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, ये जो आपने बताया कि सर्जरी बेल्जियम से शुरू हुई और अब धीरे धीरे अन्य देशों में जा रही है ये, तो इसका अगर हम इंडिया में प्रचलन देखें तो कब से शुरू हुआ है? यूएस में भी जो सबसे पहले यूएस में इसके काफ़ी ट्रायल्स हुए। तो यूएस में एफडीए अप्रूवल जिसे हम कहते हैं, यूएस एफडीए अप्रूवल के बाद ही लोग जनरली बाकी देशों में इसको मान्यता मिलती है। तो वर्ष 2000 में यूएस एफडीए अप्रूवल रोबोट्स को मिला था। इंडिया में सबसे पहला रोबोट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली में आया था जब 2006 में इसका इंस्टॉलेशन शुरू हुआ था। पर पहली बड़ी सर्जरी रोबोट के द्वारा जो इंडिया में की गई थी वहीं पर की गई थी और वो वर्ष 2010 में की गई थी। उसमें जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उससे ग्रसित कैंसर को निकाला गया था। तो सर, ये अगर रोबोटिक सर्जरी की बात करें तो देश में अभी कहाँ कहाँ उपलब्ध है, और इसके साथ एक ये चीज़ में हम जानना चाहेंगे किन किन बीमारियों की सर्जरी या किस तरह की सर्जरीज रोबोट्स के ज़रिए पॉसिबल है? अब तो रोबोट की से काफ़ी सर्जरीज की जा सकती हैं
पहले रोबोट्स लिमिटेड था और उसकी जो इनिशियल ट्रायल्स थी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी, जहाँ पे हमारे सर्जन्स के हैंड या इंस्ट्रूमेंट्स की जो एक्सेस है वो लिमिटेड होती थी, वहाँ रोबोट की सर्जरी के साथ शुरू हुआ था। किंतु अब सामान्य सर्जरीज भी रोबोट के द्वारा की जा रही हैं। इंडिया में लगभग अभी 80-90 रोबोट इंस्टॉल हैं ऑल ओवर द इंडिया, और जितने भी हमारे महानगर हैं उन सब जगह पे अब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में रोबोट हैं। और लगभग रफ 2019 में जो डाटा था उस समय था कि लगभग 70-71 रोबोट्स ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके थे, और अभी उसके बाद भी 30-35 रोबोट्स और इंस्टॉल हो चुके हैं। तो लगभग 100 रोबोट्स इंडिया में इस समय हैं। और जो जितने भी आप बात करेंगे नामी गिरामी अस्पताल हैं उनमें रोबोट्स हैं। जहाँ तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करते हैं तो एम्स दिल्ली और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में ये रोबोट्स अवेलेबल हैं। जी, अभी कहीं मैं पढ़ भी रहा था कि इन बीते 12 वर्षों में करीब 12,800 के आसपास सर्जरीज रोबोट्स के जरिए कराई जा चुकी हैं। तो सर, ये जो रोबोट्स का प्रचलन आ रहा है, तो अगर हम इसको देखें तो इसके एडवांटेजेस किस तरह के आप देखते हैं मरीज के लिए, अगर मरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो? देखिए, रोबोट्स का जो एडवांटेज है, सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि प्रिसीजन। कारण क्या होता है कि हमारा जो हैंड है उसमें वो प्रिसीजन्स एक लेवल तक होता है, पर जो मशीन होती है उसका प्रिसीजन हैंड से हमेशा ज़्यादा होता है। दूसरा, एक्सेस। कई जगह जो डिफ़िकल्ट एरियाज होते हैं, जहाँ पे बहुत नैरो एरियाज होते हैं, जो ह्यूमन पेल्विस की हम बात करते हैं, वहाँ पे हमारे हैंड और इक्विपमेंट्स की एक्सेस लिमिटेड होती है। हम कई जगह पे अपने इक्विपमेंट्स को घुमा नहीं पाते हैं। और जो हम जनरली रोबोट्स को लेके जो सबसे बड़ा एडवांटेज सर्जन को मिलता है, रिस्ट मूवमेंट। हमारी जो रिस्ट, ह्यूमन रिस्ट को यदि आप देखेंगे ये 90 डिग्री तक मूव नहीं करती, पर जो रोबोट हैंड है वो 270 डिग्री तक एक्सेस कर सकता है। तो कई बार हमारी नीडल्स को निकालने में, डिसेक्शन करने में। और तीसरा है, रोबोट 3D इमेज देता है, जबकि मिनिमल इन्वेजिव या दूरबीन पद्धति हमें 2D इमेज देती है। तो रोबोट जो है एक तरह से ओपन सर्जरी को जिस तरह से हम करते हैं वैसे ही हमें रोबोट एक वैसे ही विजन देता है जैसे हम ओपन सर्जरी में मिलता है, जबकि मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी में हमें 2D विजन मिलता है। तो 2D तो डेप्थ परसेप्शन नहीं होता है दूरबीन पद्धति में, जबकि रोबोट में वो डेप्थ परसेप्शन भी रहता है। तो ये जो आपने बताया है कि इससे आपको इस तरह के लगभग आपने 4 से 5 बड़े एडवांटेजेस बताए हैं। तो इंडिया में अगर इसको हम कॉस्ट वाइज देखें तो अभी क्या सिनेरियो है, क्या आम आदमी की पहुंच में ये अभी रोबोटिक सर्जरी है? देखिए, रोबोटिक सर्जरी एक्चुअली 2 तरह की कॉस्ट है। एक तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है रोबोट की, जो लगभग अभी 20 से 25 करोड़ रुपए की इनिशियल कॉस्टिंग है किसी भी हॉस्पिटल के लिए। इसके पश्चात रिकरिंग कॉस्ट है। रिकरिंग कॉस्ट मतलब हर ऑपरेशन में उसके कुछ इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक होते हैं जो पेशेंट्स को परचेज करना होते हैं या पेशेंट से चार्जेबल होते हैं। तो लगभग एक सर्जरी में 2.5 से 3 लाख रुपए के जो डिस्पोजेबल इक्विपमेंट्स हैं वो यूज किए जाते हैं। तो जो एडिशनल कॉस्ट है वो 2.5 लाख रुपए तो आपकी एडिशनल कॉस्ट है ही बाकी सर्जरीज के, प्लस जो इनिशियल इंस्टॉलेशन कॉस्ट है या परचेज कॉस्ट है वो भी अल्टीमेटली पेशेंट को ही वियर करना होती है। इसलिए रोबोट सर्जरी आप ये मान के चलिए लगभग मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी से 3 गुना कॉस्ट करती है। जी, अच्छा, हमारे दर्शकों के दिमाग में एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि रोबोट की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या इसमें वाकई पूरी सर्जरी रोबोट द्वारा की जाती है या इसमें डॉक्टर का पार्ट भी होता है? और दूसरा ये कि क्या इसको रिमोटली भी किया जा सकता है? देखिए, रोबोट का एक डिसएडवांटेज भी है, मैं चूँकि अभी हम एडवांटेज की बात कर रहे थे। टेक्टाइल सेंसेशन, टच रोबोट्स में भी नहीं होता है। कई बार पेशेंट्स, हम जब स्पेशली कैंसर के ऑपरेशंस करते हैं तो कभी कभी हमें उस टच की ज़रूरत होती है, उस टेक्टाइल सेंसेशन की ज़रूरत होती है कि ट्यूमर की फील और दिखने में अलग अलग होते हैं। तो वो अभी भी रोबोट का लिमिटेशन है। तो कई जगह पे हमें जहाँ पे बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है कि टेक्टाइल सेंसेशन के साथ करना है, वहाँ पे रोबोट का लिमिटेशन है। दूसरी चीज़, जो रोबोट सर्जरी रोबोट सर्जन का आर्म है, रोबोट सर्जन का ब्रेन नहीं है। तो जो सर्जरी हो रही है वो सर्जन ही कर रहा है, बट जो अपने हैंड्स को जो उपयोग करके करता था उसकी जगह पे उन्होंने रोबोट्स को अपना हाथ बना लिया है। तो सर्जरी कंप्यूटर और कंसोल पे की जाती है। जैसे आप वीडियो गेम खेलते हैं तो वीडियो गेम में जो गेम चल रहा होता है वो आप ही कंट्रोल करते हैं। इसी तरह सर्जरी का पूरा कंट्रोल सर्जन के हाथ में होता है। वो कंसोल पे बैठ के या कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठ के पूरा ऑपरेशन को करता है। ऐसा नहीं कि देख रहा होता है, वो खुद करता है। कितना मूवमेंट करना है, रोबोट आर्म कितना जाना है, कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में ले जाना है, पहले किस एरिया में
कट करना है, कहाँ पे स्टिच लेना है, ये सारा जो कंट्रोल है वो सर्जन के द्वारा किया जाता है। इसलिए सर्जन, ये रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी कहलाती है। एक्चुअली रोबोटिक सर्जरी नहीं है, रोबोटिक असिस्टेड है। रोबोट असिस्ट कर रहा है सर्जन को, ताकि जो प्रेसिजन, जो कि मैंने पहले बोला कि प्रेसिजन बहुत अच्छा रहे। दूसरा, जहाँ पे हमें एक्सेस में दिक्कत हो रही है, डिफ़िकल्टी हो रही है, वहाँ तक रोबोट काम पहुँच सके। आपका जो दूसरा प्रश्न था इसमें कि क्या रिमोट एरिया में बैठ के सर्जरी की जा सकती है? यस, अमेरिका में सबसे पहले सर्जन ने एक फ्रांस में सर्जरी की थी, और उसी के बाद इसको रोबोट न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आया कि अमेरिका में बैठा सर्जन फ्रांस में ऑपरेशन कर रहा है, और वो भी कोलेसिस्टेक्टमी की गई थी। तो चूँकि आप कंसोल पे कर रहे होते हैं, आप कंप्यूटर पे कर रहे होते हैं, जैसे इंटरनेट के द्वारा आज हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, हम जूम मीटिंग कर सकते हैं, उसी तरह से कहीं पर भी बैठा पर्सन रोबोटिक सर्जरी किसी भी इंस्टीट्यूट में कर सकता है, बशर्ते उस संस्थान में रोबोट होना चाहिए। और टेली मेडिसिन जिसकी हम बात करते हैं, जो एक्सेस है इंटरनेट की, एक बहुत अच्छी एक्सेस होना चाहिए। जी जी जी। और चूंकि आप कैंसर के क्षेत्र से हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि कैंसर के क्षेत्र में रोबोटिक सर्जरी कितना काम कर रही है, और क्या आप इसका फ्यूचर देख रहे हैं? फ्यूचर तो अभी बहुत ही ब्राइट है रोबोट्स का, क्योंकि 2010 में हमने पहले रोबोटिक सर्जरी शुरू की थी इंडिया में, और आज लगभग 100 रोबोट इंस्टॉल हो चुके हैं। तो ब्राइट फ्यूचर है। दूसरा, कैंसर में सबसे पहले इनफैक्ट जो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज में रोबोट की जो सबसे ज़्यादा स्टडीज़ थी, जहां यूएस FDA अप्रूवल मिला था, वो रोबोटिक प्रोस्टेटिक कैंसर की सर्जरी के लिए मिला था। तो सबसे ज़्यादा जो रिजल्ट और स्टडीज या जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट रोबोट का पाया गया था, वो प्रोस्टेट कैंसर की, अर्ली कैंसर की सर्जरी में मिला था। तो इसलिए शुरुआत, यदि हम एक तरह से कहते हैं, डा विंसी रोबोट्स की जो सबसे ज़्यादा पॉपुलरिटी हुई थी, वो प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी में हुई थी। आज हम लगभग सारे कैंसर्स में रोबोट का उपयोग हो रहा है, चाहे हम ओरोफेरिंजियल कैंसर्स की बात करते हैं, थायराइड कैंसर्स की बात करते हैं, ऊपर से नीचे हम लंग कैंसर, ईसोफेजियल कैंसर, इंटेस्टाइनल कैंसर, गायनी कैंसर, इन सब में अब रोबोट का उपयोग हो रहा है। और एक है रोबोट का यूज, ऑप्टिमल यूज है, और दूसरा ओवर यूज है। तो कई जगह पे इसका अभी भी ओवर यूज हो रहा है, जहाँ पे उतना एडवांटेज नहीं है, पर बहुत सारी जगह इसका ऑप्टिमल यूज है, क्योंकि वो हमें प्रिसीजन देता है। दूसरा, ये सर्जन फ्रेंडली बहुत है कंपेयर टू मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, इसलिए रोबोट तेज़ी से देश में फैल रहा है। जी, तो जैसा आपने भी अपना सेंटेंस को ख़त्म करते हुए कहा कि मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, तो चूंकि आप इसमें काफ़ी महारत रखते हो, कैंसर में शायद संभवतः आप मध्य प्रदेश में इकलौते एक सर्जन हैं जो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी के जरिए बहुत सारी सर्जरीज़ को अंजाम दे रहे हैं, तो इसको लेकर के थोड़ा सा दर्शकों को अपडेट करें। देखिए, सबसे पहले जो सर्जरी की जो ट्रेडिशनल परंपरा है, जो वो ओपन सर्जरी। ओपन सर्जरी का मतलब होता है जहाँ पे आपको जिस एरिया में पहुँचना है, वहाँ पे एक लंबा सा स्कार या कट करेंगे, फिर उसको वहाँ तक पहुँचेंगे, फिर उस कट को स्टिच करेंगे। तो सबसे दो बहुत बड़े डिसएडवांटेज होते थे इसके। एक तो कॉस्मेटिक की जब बांधी, स्पेशली गले में निशान है आपके किसी व्यक्ति के, या महिलाओं की चूँकि साड़ियाँ पहनती हैं तो पेट पे निशान दिख रहा है, तो आज कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि, और कॉस्मेसिस को लेके हमारी अवेयरनेस काफ़ी बढ़ गई है। कॉस्मेटिक सर्जरी अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड मार्केट है। तो कॉस्मेसिस में बहुत बड़ा फ़र्क होता है कि जो आपको बहुत अपीयरेंस लगभग वैसे ही दिखता है जैसा आदमी का सर्जरी के पहले था। छोटे छोटे स्कार या स्टिच आते हैं, 2 या 3, बेसिकली 2 या 3 स्टिच के साथ आपका पूरा ऑपरेशन हो जाता है। दूसरा जो एडवांटेज होता है रिकवरी में, क्योंकि हम जब भी किसी आर्गन को छूते हैं, उसको अपने हाथ से हैंडल करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसमें स्वेलिंग आ जाती है और उसमें डैमेज होता है, और डैमेज के बाद वो अपने रिकवर करता है। तो पेशेंट की जो रिकवरी है, दर्द है, वो लंबे समय तक रहता था। इसलिए कई बार देखते थे ओपन सर्जरी के बाद पेशेंट जो 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन हॉस्पिटल में रहता था, आज मिनिमल इन्वेजिव करते हैं, तीसरे चौथे दिन घर पहुंच जाता है। और थोरेसिक सर्जरी में इसमें बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है, क्योंकि पहले चेस्ट के अंदर जाने के लिए, ईसोफेगस और लंग्स के ऑपरेशन के लिए चेस्ट में एक बड़ा सा कट लगता था, और वो पेन पेशेंट को लगभग ज़िंदगी भर रहता था। किंतु आज वहाँ पे छोटे से 1-1 सेंटीमीटर का स्कार आते हैं, और पेशेंट की रिकवरी 6वें दिन पेशेंट अस्पताल से बाहर हो जाता है। तो एक तो रिकवरी में बहुत फ़र्क आया है, इसके साथ साथ कॉस्मेसिस में फ़र्क आया है, और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फ़र्क आया है ओवरऑल बॉडी की मेटाबॉलिज्म, जो कि एक यदि हम टेक्निकल बात करते हैं, जो मेटाबॉलिज्म है
उसमें भी फ़र्क आता है, इसलिए पेशेंट की जो रिकवरी है बहुत फास्ट होती है। जी, और इसमें ब्लीडिंग का भी मेरे ख्याल से शायद एडवांटेज रहता होगा कि कम ब्लीडिंग होती होगी। देखिए ऐसा नहीं है ब्लीडिंग कम होना और ज़्यादा होना, क्योंकि आप किस जगह को ऑपरेट कर रहे हैं, कहाँ पे कितना डिफ़िकल्टी है, तो ब्लीडिंग में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं मिला है। पर हाँ, यदि हम बात करें तो कुछ ml ब्लड, चूँकि इंसिजन कम होता है, छोटा एरिया जाता है, तो ओवरऑल थोड़ा सा ब्लड लॉस इसमें कम होता है। जी जी जी, तो थैंक यू वेरी मच सर। आज आपने जो नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं मेडिकल फील्ड में उससे हमें अवगत कराया, और दर्शकों हमें उम्मीद है कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। और अगर आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप हमारे जो इनबॉक्स है और उसमें आप कमेंट लिख सकते हैं, और हम आपके जो प्रश्न हैं उनके आंसर जल्दी डॉक्टर साहब से चर्चा करके पेश करेंगे। आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।